नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा हाल फिलहाल का है और ज़रूरी है कि इस घटना को आप तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि घटना गंभीर थी और बहुत दिनों तक इस घटना का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। बात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। 23 अक्टूबर 2018 को कोरबा के कुसमुंडा थाने पर लोकल न्यूज़ चैनल की एंकर सलमा सुल्तान के घर वाले पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सलमा सुल्तान 21 अक्टूबर 2018 को काम से घर से निकली थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। 22 तारीख तक उसके मैसेज कुछ उसके जानने वालों के पास तक आए, जिसमें ये लिखा था कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे लिए परेशान मत होइए। लेकिन उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली, क्योंकि लोकल न्यूज़ चैनल था, सलमा सुल्तान से सभी लोग वाकिफ़ थे। जिन लोगों के पास ये मैसेज आए थे उनकी बातचीत कराई गई, उनका नंबर नोट किया गया, किस नंबर से फ़ोन आया, मैसेज आए वो नंबर नोट किया गया और ये पता लगा कि इसकी लास्ट लोकेशन रेलवे स्टेशन की थी। पुलिस को ऐसा लगा कि वो किसी बात पर नाराज़ होकर लगता है घर से निकल गई है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन घर वालों को वेट करने के लिए कहा गया। उसके बाद भी उसका कुछ पता नहीं लगा। पुलिस भी इधर-उधर अपना टाल-मटोल करती रही, लोगों को समझाती रही कि भाई देखो, उसने खुद ही मैसेज किया था कि आप लोग परेशान मत होइए। इसका मतलब कि वो कहीं है और होशो-हवास में है, कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गया और 5 साल भी निकल गए। कुछ भी पता नहीं लगा। इसी बीच में कोरबा में एक एसपी आए, जिनका नाम रॉबिन्सन गुड़िया था। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि तमाम अच्छे पुलिस अधिकारी जब वो जिले में, चाहे वो एसपी सिटी हों, सर्किल ऑफिसर हों, सबको सुपरविज़न का अधिकार है। एसपी हों और कहीं-कहीं डीआईजी और आईजी भी इतना पेन लेते हैं कि पिछले कुछ सालों के जो ऐसे मुकदमे जो खुले नहीं हैं, जिनका राजफाश नहीं हुआ है, जो सॉल्व नहीं हुए हैं, जिनको अनसॉल्व या मर्डर मिस्ट्री भी कहते हैं सामान्य टर्मिनोलॉजी में, उनके बारे में कुछ फ़िक्र करते हैं। क्यों नहीं खुला? कितना काम हुआ? क्या चीज़ें रह गईं? ठीक इसी तरह से यंग अफ़सर रॉबिन्सन गुड़िया ने ये अपनी मीटिंग की ज़िले की और ये मँगाया कि कितने-कितने दिनों से कौन-कौन से केसेज़ ऐसे हैं जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। उनमें ये गुमशुदगी का केस भी था। खैर, उन्होंने सभी ऐसे जो अनसॉल्व्ड पिछले 5 साल, 7 सालों के जो केसेस थे, उनके बारे में ये आदेश किया कि इन सभी को, अच्छा, इसकी गुमशुदगी की अपना पुलिस थाने से जीडी में रवाना होती थी कि फलां जगह गई, ये सूचना प्राप्त हुई कि फलां जगह है, ये सूचना प्राप्त हुई कि फलां नंबर पर है, और वापसी में वो लिख के कि साहब इस पे तलाश किया गया, इस नंबर पे फ़ोन से बात की गई, ये सूचना गलत निकली और इसका कुछ पता नहीं लग रहा है। 3 साल बाद इस फाइल को भी बंद कर दिया गया। गुमशुदगी की इस फाइल को क्लोज़ कर दिया गया कि इसमें पुलिस की तरफ से अब कोई कार्रवाई बाकी नहीं है, इसका पता नहीं लग रहा है। जब कभी पता लगेगा इसके बारे में या कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, तब इस केस को नए सिरे से खोला जाएगा। ऐसा करके बंद कर देती है पुलिस। खैर, रॉबिन्सन गुड़िया ने ये देखा कि उसमें क्या-क्या हुआ है। एक टीम बनाई और कहा कि आप इसमें अब तक जो हुआ है, उन सब के बारे में सूचना इकट्ठा करके हमें बताइए कि क्या हुआ है और किस बिंदु के आगे ये बढ़ नहीं पाया। खैर, सभी केसेस में की, इस केस में भी की और लोगों ने जो टीम बनाई गई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल्स, कुछ कांस्टेबल्स, इनकी अलग-अलग टास्किंग की और मीटिंग में ही उन्होंने बता दिया कि फिर से शुरू करें। अब तक जो हुआ है
उसका एक जिस्ट तैयार करें, मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मैं देखूंगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई संभव है। खैर, लोगों ने वही किया, पुलिस ने किया और ये पता लगा कि साहब 21 तारीख को वो काम करने के लिए गई थी। और फिर ये पता लगा कि उसके उसके मधुर साहू नाम के एक जिम चलाने वाले से संबंध थे और मयूर विहार, शारदा विहार के फ्लैट में वो सलमा सुल्तान इसी मधुर साहू के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। खैर, पुलिस ने फिर नए सिरे से पूछताछ की मधुर साहू से। उन्होंने अनभिज्ञता व्यक्त की कि साहब वो आती रहती थी हमारे यहाँ जिम में, उस दिन भी आई और फिर वो चली गई। खैर, उसके बाद और आगे पता किया गया तो पता ये लगा कि एक सिपाही था जिसके मधुर साहू से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, पैसों के कुछ लेन देन का विवाद था। उसका नाम बताया सोहन। सोहन ने भी थाने पर कुछ इस तरह की बात बताई थी कि मधुर साहू को ही सब पता है कि सलमा सुल्तान कहाँ गई है। उसने सहकर्मियों को ये भी बताया कि उसके यहाँ काम करने वाली एक लड़की डिम्पल ने उससे ये बताया था कि संभवतः मधुर ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता लगा। तो ये 2 4 6 इनपुट। एक चीज़ और लोगों ने बताई कि साहब इससे जिन जिन लोगों का विवाद है उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है और कुछ लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ जरूरी बातें बताने के लिए कहा है। उनका थाने पर भरोसा कम था। बताने वालों ने ये भी बताया कि वो घूम घूम कर ये सबको बता देता था कि थाने से मेरी सेटिंग हो गई है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस वजह से जो लोग बताना भी चाहते थे उनको ये लगता था कि थाने पर बताकर अपनी फजीहत कराने से कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी सीनियर अफसर को बताएंगे। इस तरह का एक 3 4 पन्ने का शॉर्ट डिटेल बता के और अपने एसपी को उस टीम ने बता दिया। एसपी ने कहा कि ठीक है, उन लोगों को जिनको इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी है उन्हें मुझसे बात करने के लिए भेजा जाए। उनमें से एक आदमी था जिसने ये कहा था कि मैं सिर्फ कप्तान साहब को या डीआईजी साहब को बताऊंगा। वो आया और उसने कहा कि साहब मधुर से मेरे पैसों का लेन देन का बड़ा विवाद था और एक दिन मधुर के बहुत ही नज़दीकी पार्टनर ने, जो उसके साथ अभी भी काम कर रहा है, उसने शराब के नशे में ये बताया कि मधुर ने इसकी हत्या कर दी है और शव को कहीं गाड़ दिया है। फिर एसपी ने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है, किस लिए तुम्हारा विवाद है। उसने सब पूरा हिसाब किताब बताया। कोई 15-20 लाख रुपए के लेन देन का विवाद था और उनका क्या इंटरेस्ट है उसको कहाँ से पता लगा। खैर, पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी उसकी निकालने शुरू की। इसी में जांच करने वालों को ये भी पता लगा कि सलमा के नाम से बैंक से लोन लिया गया है और उसकी किस्तें लगातार पिछले 5 सालों से जमा हो रही हैं, जबकि वो गायब है, गुमशुदा है, उसका पता नहीं लग रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन किस्तें जमा हो रही हैं। पुलिस ने इसको और तेजी से जांच इसकी शुरू की। किस्तें कौन जमा करता है, किसके सिग्नेचर हैं, किस अकाउंट से आता है। तो ये पता लगा कि ये मधुर साहू के अकाउंट से ही इन किस्तों को जमा किया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि सलमा गायब है। पुलिस ने फिर जब ढूंढना शुरू किया तो पता लगा मधुर फरार हो गया। अब बात समझ में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि कई इनपुट, अच्छा ये सब इनपुट उसकी गुमशुदगी के दरमियान, जब गुमशुदगी लिखवाई गई थी 2018 में, उससे 2 साल तक की ये सूचनाएं उन्होंने इकट्ठा करके दे दी। फिर उससे पूछा गया कि आखिर तुम जो ये बता रहे हो और वो भाग गया है, तो इससे क्या मतलब है, मतलब इससे क्या साबित होगा, और अगर हत्या की है तो उसकी लाश कहाँ गई। उसने बताया कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो ये 4 लेन सड़क यहाँ से गई हुई है, ये उस समय निर्माणाधीन थी और उसका बहुत ढेर सारा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर ही पड़ा हुआ था।
उसी बिल्डिंग मटेरियल में नीचे की तरफ इसने कहीं उसकी लाश को दबाया था। उसके बाद उस पर फिर मिट्टी पड़ी, फिर गिट्टी पड़ी, फिर तारकोल पड़ा, फिर बिटवीन की टॉप लेयर बनी, फिर सड़क बन गई। उसके बाद सड़क के ऊपर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। ऐसी बात उसने बताई। तो खैर पुलिस ने कहा कि इसको, अच्छा, अब पुलिस को इस बात को इतना इनपुट धीरे धीरे करके एसपी कोरबा को मिल गया था। अब इसको साबित करने के लिए उस समय की कॉल डिटेल की ज़रूरत थी। 5 साल हो गए थे। सामान्य रूप से 3 साल से ऊपर की कॉल डिटेल मोबाइल कंपनियां नहीं देती हैं। वो कहती हैं साहब नष्ट हो गया है, वो कहती हैं साहब इतना बैकअप हमारे पास नहीं है। लेकिन एसपी ने अपने प्रयास नहीं छोड़े और जो भी इनके जो मोबाइल कंपनियों के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे कह के, और जो इनका बैकअप जहाँ कहीं भी इकट्ठा होता है जिस कंट्रोल रूम में, वहाँ से पहले तो उनको उस समय जब गुमशुदगी लिखाई गई थी तो थाने ने जो इसकी सीडीआर मांगी थी वो उस कंपनी की मेल में मिल गई उस समय की। तो वो निकाला, उसको जब देखा तो उस दिन, जिस दिन से वो गुमशुदा बताई गई है 21 अक्टूबर 2018 से, उस समय उससे कई बार बात हुई थी मधुर से। उससे कई बार बात हुई थी 2 और नंबरों से, जिसको बाद में पुष्ट किया गया तो पता लगा वो दोनों ही महिलाएं हैं और इसी के कमरे में, इसी के जिम में काम करने वाली दोनों महिलाएं हैं। तो इतनी जानकारी के बाद पुलिस को उन दोनों महिलाओं और बाकी लोगों का जिनका घटना वाले दिन नंबर आया था और मधुर का, इनकी सीडीआर की आवश्यकता हुई। एसपी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और सारा, जैसे कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाकर 5 साल पुराने सीडीआर भी प्राप्त कर लिए। और जैसे ही उसे किया गया, एनालाइज किया गया, बात साफ हो गई। मधुर फरार था। मधुर को पकड़कर लाया गया कि अब तुम बताओ कहाँ इस लाश को गाड़ा गया है। खैर सामान्य रूप से जो 5 साल तक किसी घटना को पचाए हुए है वो आगे की बात कैसे बोलता। उसने लेकिन वो जगह पुलिस को बता दी। 4 लेन की सड़क बन गई थी, यातायात शुरू हुआ। जो उसने जगह बताई थी, अंदाज से शुरुआती तौर पर उसमें मैनुअल खुदाई की जाने लगी, लेकिन स्पष्ट संकेत नहीं मिल पा रहा था। और सड़क निर्माण के बाद वो भू संरचना, वहाँ की ज्योग्राफी भी बदल गई थी, इसलिए वो सही बता भी नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली, चूँकि वहाँ उस समय जब उसने गाड़ा था तो निर्माण कार्य बिल्कुल शुरुआती दौर पे था। बता रहा था कि जगह जगह मिट्टी के ढेर थे, खुदाइयाँ हुई थी, मिट्टी और गिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, इस तरह की बड़ी वाली गिट्टी के बड़े ढेर लगे हुए थे। खैर उस समय एसपी ने अपने तकनीकी दिमाग का इस्तेमाल करके और सैटेलाइट इमेजनरी, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का उपयोग किया और उस जगह पर जहां जमीन में नीचे वो गाड़ा गया था उस कंकाल को डिस्कवर कर लिया। इतनी मेहनत की, तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का सहारा लोगों से कह के ही लिया होगा और उसका पता कर लिया। सांकेतिक जिस जगह पर ये सैटेलाइट इमेजिंग से और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से वो ऑब्स्ट्रक्शन आया था, वहाँ पर सड़क को काट कर खुदाई की गई। कम से कम 8 फीट 9 फीट नीचे से एक बोरी में मानव कंकाल बरामद हो गया। कपड़े उसके इंटैक्ट थे जो सलमा सुल्तान ने उस दिन पहने थे और जिसका जिक्र उसकी गुमशुदगी में भी दिया हुआ था। बरामद अवशेषों की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। डीएनए परीक्षण में पुष्टि हो गई कि कंकाल सलमा सुल्ताना का ही था। अब 5 साल पुराने इस गुमशुदगी के केस को हत्या के केस में बदल दिया गया। एक बार लाश यानी कंकाल मिलना और डीएनए से इसकी पुष्टि होना कि वो सलमा सुल्तान का ही कंकाल है, उसके बाद फिर मधुर साहू से उसकी पूरी घटना की जानकारी ली गई कि घटना कैसे हुई थी, क्या वजह थी, मामला पुराना था। और फिर धीरे धीरे जो वहाँ पर और जो काम करने वाले थे, जो सहयोगी थे इस हत्या में,
उनको भी गिरफ्तार किया गया। तब पता लगा कि दरअसल हुआ क्या था। एक उसकी जो डिम्पल सिंह काल्पनिक नाम है ये, सबसे पहले उससे उसके बयान पुलिस ने लिए। उसने ये बताया कि वर्ष 17 से 18 के बीच वो मधुर साहू के जिम और प्रोटीन वर्ल्ड की दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी। नौकरी के ही दौरान उसकी मधुर से नज़दीकियां हो गईं और वो रिश्ते में आ गई। उसका नाम जो मैंने आपको बताया डिम्पल सिंह काल्पनिक नाम है। डिम्पल के अनुसार उसी दौरान उसने पहली बार मधुर के कंप्यूटर में मौजूद कुछ फोल्डर्स देख लिए। सामान्य नाम से बनाए गए इन फोल्डर्स को खोलने पर उसके अंदर अलग अलग लड़कियों के साथ मधुर साहू के न्यूड तस्वीरें थीं और निजी वीडियो क्लिप्स सेव थे। कुछ फोल्डर प्रोटेक्टेड भी थे। डिम्पल ने इसके बारे में मधुर से पूछा कि ये तो तुम्हारी आदत है, तुम मेरे साथ संबंधों में आ गए हो, लेकिन ये तुम्हारी आदत है, ये देखकर मुझे तुमसे घिन आने लगी। कुछ इस तरह की बात उससे की होगी। लेकिन उसने ये कहा कि ये सब मेरे अतीत का हिस्सा है, वर्तमान में ये सब नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही मेरे संबंध हैं। लेकिन डिम्पल का कहना है कि मैंने उसी समय कह दिया था कि अब मैं तुमसे दूरी बनाकर ही रहूँगी, नौकरी करनी है। बल्कि उसने कोशिश भी की कि उसकी दूसरी जगह कहीं नौकरी लग जाए, लेकिन जब तक दूसरी जगह नौकरी नहीं लगती वो उसी के यहाँ उसने कहा कि मैं तुमसे, और वो दूर होने लगी। तब एक दिन मधुर साहू ने कहा कि तुम लड़की हो, अगर मुझसे अलग होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह की डराने और बदनाम करने की धमकी वाली बात से वो डर गई, सहम गई। इसी दौरान उसने 17-18 की ही बात की कि 17 के अंत और 18 की शुरुआत में सलमा नाम की एक लड़की का आना जाना हुआ। मशहूर लड़की थी, एक लोकल न्यूज चैनल में वो एंकर थी। 2016 से वो एंकरिंग कर रही थी। 10वीं पास करने के बाद वो कुछ दिन तक उसने रिपोर्टिंग की और फिर उस चैनल में एंकरिंग करने लगी, जिससे वो मशहूर हो गई। मधुर और सलमा के बीच संबंध हो गए, ऐसा डिम्पल ने बताया। फिर उसको ये पता लगा कि शारदा विहार में जहाँ ये मधुर रहता है, सलमा उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन वो मजबूरी में उस जिम में काम करती थी, बहुत ज़्यादा ये इस चक्कर में पड़ती नहीं थी। फिर डिम्पल ने कहा कि जब सलमा उसके जीवन में उसकी एंट्री हुई तो मधुर का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। वो उसे नज़रअंदाज करने लगा। जिम में सलमा के आने के बाद उसका ज़्यादातर समय सलमा के साथ ही बीतता था। डिम्पल के मुताबिक वह नियंत्रण की प्रवृत्ति रखता था कि जो भी लड़की उसके करीब आती थी वो उस पर अधिकार जताने लगता था। घर में काम करने वाली उसकी एक सहयोगी मधुर की विमला भी जिम में भी और उसके घर में तो काम करती ही थी। डिम्पल के अनुसार विमला ने कई बार मधुर और सलमा के बीच झगड़े की आवाज़ें सुनी थीं। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ तनाव भी था। मधुर का आरोप था कि उसने सलमा के नाम से लोन लिया है और वो किस्तें जमा कर रहा है, लेकिन उसका आरोप ये था कि सलमा भी अब धीरे धीरे उससे दूरी बना रही है। फिर डिम्पल ने बताया कि 2018 के आसपास माहौल बहुत असामान्य हो गया मधुर और सलमा के बीच। मधुर बेचैन रहने लगा। कई बार देर रात तक बंद कमरे में बातचीत, लड़ाई झगड़े की आवाज़ भी आती थी और अचानक दोनों के बीच गुस्सा भी बढ़ गया। एक दिन उसने डिम्पल से कहा कि अगर कोई भी उसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो अंजाम ठीक नहीं होगा। डिम्पल के बयान के मुताबिक जिस दिन घटना हुई उससे पहले जिम के भीतर भी सलमा और मधुर के बीच बहुत ही तनावपूर्ण बातचीत हुई थी। जिम में काम करने वाले सभी लोगों ने इसे देखा था। उसके बाद क्या हुआ ये वही कड़ी है जो बाद में पुलिस जांच में सामने आई। लेकिन डिम्पल के अनुसार उस समय तक हालत बहुत बिगड़ चुके थे और लग रहा था कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। अक्टूबर 2018 को दशहरे के 1-2 दिन बाद सलमा ने डिम्पल को फ़ोन करके शारदा विहार वाले घर पर बुलाया जहां वो लिव इन में मधुर के साथ रहती थी। वहां पर उसने डिम्पल को बुलाया। उसने कहा
कि उसकी स्कूटी कुसमुंडा वाले घर में है, इसलिए उसे वहाँ छोड़ देना। ठीक है, उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए कहा। और जब डिम्पल घर पहुंची तो कामकाजी महिला विमला, उसकी तबीयत खराब थी। सलमा ने नाश्ता बनाने को कहा तो डिम्पल ने चिल्ला बनाया। इसी दौरान सलमा और मधुर साहू के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि उसे कुसमुंडा छोड़ने कौन जाएगा। मधुर तैयार नहीं था, इसलिए डिम्पल ही सलमा को छोड़ने गई। रास्ते में दोनों के बीच फोन से बहस होती रही। सलमा को घर छोड़कर, कुसमुंडा में सलमा रहती थी और उसी स्कूटी की बातचीत उनसे हुई थी। सलमा को घर छोड़कर डिम्पल वापस शारदा विहार यानी मधुर साहू के घर आ गई। वहाँ मधुर और विमला के साथ बैठकर उसने नाश्ता किया। तभी सलमा फिर अपने घर से वापस आ गई। उसने विमला को डांटा और अंदर भेज दिया। डिम्पल पीछे आंगन में चाय के और जो बनी थी, जो खाने के कुछ बर्तन बने थे, उसको धोने गई। तभी अंदर से झगड़ा और मारपीट की आवाज़ें आने लगीं। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि मधुर सलमा का गला दबा रहा है। दोनों ने मिलकर छुड़ाया, विमला और डिम्पल ने। सलमा की सांसें तेज चल रही थीं, उसे पानी पिलाया गया। कुछ देर बाद सलमा ने कहा कि वो थाने पर रिपोर्ट करने जा रही है। डिम्पल के मुताबिक उसने सलमा को वहाँ से चले जाने को कहा कि इस समय तुम लोगों के बीच स्थिति बहुत अच्छी नहीं, तुम चली जाओ, घर चली जाओ। लेकिन सलमा उस हॉल में ही, फ्लैट का जो हॉल था उसमें मधुर से उलझती रही। तभी मधुर ने दोबारा हमला किया और बिस्तर पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। इसी बीच में कौशल श्रीवास, जो मधुर के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी आ गया। कुछ देर बाद जब डिम्पल और विमला बाहर आई तो देखा मधुर सलमा के ऊपर गला दबाए बैठा हुआ है और कौशल तकिए से उसका मुंह दबाए हुए है। वो डर गई। डिम्पल कहती है वो डर गई। इसी दौरान पीछे से लगे गेट से वो मदद के लिए जा ही रही थी और कौशल ने उसे देख लिया और उसे झटक कर डांटते हुए पीछे हटा दिया। तब वो खिड़की की तरफ गई। उसी समय मधुर साहू ने कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो सलमा का किया है। कौशल ने पीछे वाले गेट पर ताला जड़ दिया। दरवाजे की वो आवाज़ डिम्पल पुलिस के सामने बताती है कि आज भी उसके कानों में गूंजती है। उसको जब ये लगने लगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो डर के मारे, उसके हाथ पैर कांप भी रहे थे, और फ्रिज के पास दीवार से सट कर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा फैल चुका था। सलमा को कुछ देर पहले जो वो हाथ पैर मार रही थी, जोर जोर से हाथ पैर झटक रही थी, उसकी हरकतें आनी बंद हो गई। फिर डिम्पल ने कहा कि इसके बाद मधुर साहू ने सलमा के लाश को अपने बाएं हाथ से थामा और दाहिने हाथ में उसने सिगरेट जलाई हुई थी। वो धीरे धीरे कश ले रहा था और धीमी आवाज़ में गाना गा रहा था, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, ये पुराना गाना है। उसको गुनगुना रहा था क्योंकि सलमा अक्सर यही गाना सुनती थी। वो डिम्पल बताती थी कि वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर विमला के कमरे में भागी और उसने बताया कि मधुर ने सलमा को मार दिया है। फिर वो दोनों जोर जोर से रोने लगी। मधुर अंदर आया। उसने हमें डांटा, चुप कराया और धमकी दी कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो पूरा इल्ज़ाम तुम ही दोनों के सिर पर डाल देगा। जैसा कहूँ वैसा ही करना। बहुत ही सख्त लहजे में उसने हम दोनों महिलाओं को ये बात कही। उसने सलमा की स्कूटी की चाबी, डिम्पल ने कहा कि मेरे हाथ में थमा दी और कहा कि कुसमुंडा उसके घर जाकर स्कूटी छोड़ आओ। अगर घर वाले पूछें तो कह देना सलमा खुद आई थी और चाबी देकर चली गई। डर इतना था कि इसके सिवा कुछ और दिमाग में आ भी नहीं रहा था। विमला और डिम्पल दोनों ही स्कूटी लेकर कुसमुंडा पहुँचे और वहाँ लोगों ने पूछा कि स्कूटी कहाँ से आई, सलमा कहाँ है। उसने कहा नहीं, सलमा ही यहाँ खड़ी कर गई है, चाबी हमको दे गई है कि घर पर दे देना। और फिर वो दोनों बस पकड़कर वापस मधुर साहू के घर शारदा विहार आ गए। घर पहुंचते ही मधुर ने सलमा का मोबाइल डिम्पल और विमला को दे दिया
और उनसे कहा कि अपने अपने फ़ोन घर पर छोड़कर सलमा का फ़ोन लेकर रेलवे स्टेशन जाओ। वहाँ से उनके परिचितों को मैसेज भेजो कि वो जा रही है और उसे परेशान न किया जाए। ये वही मैसेज है जिसके बारे में गुमशुदगी लिखाते समय सलमा के घर वालों ने थाने को बताया था। और ये भी कहा कि 4-6 जगह मैसेज भेजने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देना ताकि लोकेशन रेलवे स्टेशन की मिले। और उन दोनों ने डर के मारे वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया था। जैसे ही वो विमला के घर पहुंची, मधुर का फ़ोन आया। उसने मुझे गंगा श्री जिम के सामने बुलाया। कुछ ही देर में वो अपने सफ़ेद क्रेटा से वहां आया और मुझे आगे की सीट पर बैठने को कहा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, पिछली सीट पर सलमा की लाश रखी थी। डिम्पल कहती है कि मेरी सांसें अटक गईं। मधुर ने बिना मेरी ओर देखे कहा, चुप रहना वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रास्ते में वो किसी से फ़ोन से बात करता रहा कि रास्ता क्लियर है कि नहीं, चेक पोस्ट पर कोई है तो नहीं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने मुझे उतार दिया और कहा, सीधे घर चली जाना, मुंह मत खोलना। मैं घर लौट आई। उस रात मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर वो तो उसको दफना वफना के वहाँ से आया। फिर उसने फ़ोन किया कि देखना कहीं गलती से मुंह न खुल जाए, क्योंकि पुलिस से मैंने सेटिंग कर ली है। अगले दिन फिर उसने डिम्पल को घर बुलाया अपने। घर पर मधुर, कौशल और विमला मौजूद थे। उसने बताया कि सलमा के घर वालों ने स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और हमें थाने जाकर वही बयान देना है जो हमने सिखाया है। खैर, थाने जाकर विमला और डिम्पल ने वही बयान दिया कि नहीं नहीं, चोरी नहीं हुई थी, इस तरह था, वो मुझको दे गई थी और मैंने उसके यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन रास्ते में मधुर कौशल से कह रहा था कि उसने पुलिस से सेटिंग कर ली है, पुलिस को पैसे दे दिए हैं। और ये सुन के डिम्पल ने कहा कि मेरा एक बार मन कर रहा था कि मैं पुलिस को सब बातें बता दूं, लेकिन मेरा हौसला टूट गया कि पुलिस मुझको ही परेशान करेगी। थाने में हमने वही बयान दिया जो मुझे सिखाया गया था। वो उसने कहा कि मैं इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद सदमे में चली गई थी। मैं सर्वमंगला पुल तक गई थी आत्महत्या करने, लेकिन फिर आखिरी क्षणों में रुक गई, वापस आ गई। मेरी हालत देखकर मधुर, कौशल और विमला मुझे अंबिकापुर के एक बैगा के पास ले गए। मेरा पूरा दिन झाड़ फूक कराया। लौटने के बाद मैंने मधुर से दूरी बना ली। समय बीतता गया, मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त होने की कोशिश करती रही, लेकिन उस दिन की याद, उस दिन की आवाज़ें, उस दिन की का दृश्य न मेरी आंखों से दूर जा रहा था, न मेरे दिमाग से हट रहा था। डिम्पल ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद एक पुलिसकर्मी जिसका नाम सोहन था, वो मेरे घर पर आया। उसने मधुर साहू के बारे में पूछताछ की, लेकिन उस समय मैं कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डर अभी भी हावी था। उसने कहा कि मधुर साहू से सोहन का पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। वो बार बार ये जिद कर रहा था कि अगर मधुर साहू के साथ तुम रहती हो, अगर तुम्हें कुछ जानती हो तो बता दो, वो सलमा की जो गुमशुदगी है उसको खुलवाने में मदद करेगा। उसकी बातों से मुझे ये लगा कि शायद अब सच बताने का समय आ गया है। उसको मैंने सोहन सिपाही को मैंने सलमा वाली घटना के बारे में कुछ बातें बताईं, लेकिन उल्टा हुआ। उसने मधुर को ये सब बातें बता दी कि डिम्पल ने मुझे ये सब बातें बताई हैं। उसका तुरंत फ़ोन आ गया। उसने कहा कि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, जहाँ लाश गड़ी है वहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी बातों से साफ था कि वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था और मुझे डरा कर चुप रखना चाहता था। उसने सलमा को रास्ते से हटाने के लिए तनवीर अंसारी नाम के एक व्यक्ति को सुपारी भी देने की कोशिश की थी, लेकिन तनवीर ने कथित तौर पर यह प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था। और इसी के बाद और सलमा को उसने उस आदमी ने, तनवीर अंसारी ने, ये बात बता दी थी कि वो मुझको पैसा दे के तुम्हें मरवाना चाहता है। और इसके बाद सलमा और मधुर के बीच इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर विवाद हुआ था। खैर, साल गुजरते गए,
वो लापता थी, कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया। और फिर उसके बाद फिर वो नए कप्तान साहब आए और उन्होंने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया और फिर अंत में उसका कंकाल बरामद हो गया। और उसके बाद उसके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और उसकी लैपटॉप भी उसका लैपटॉप भी जब्त किया गया। डिम्पल ने इसमें मदद की कि किस किस नाम से ये फाइलें बनी हैं जिसमें उसकी पर्सनल और नेकेड लड़कियों की तस्वीरें हैं। खैर, वो निजी फाइलें भी पुलिस को मिल गईं, कुछ ऑडियो क्लिप्स मिल गए। उस वाहन का जिससे शव ले जाया गया था उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। और जो वर्षों तक ये एक एंकर की लापता होने की रहस्यमयी कहानी थी, वो तकनीकी जांच, आपसी विवाद और टूटते हुए जो भरोसे के धागों के बीच आखिरकार उजागर हो ही गई। गिरफ्तार किया गया इन सभी को और इन सभी को जेल भेज दिया गया। मधुर साहू, कौशल श्रीवास और तनवीर अंसारी और बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। और इस समय इसका ट्रायल चल रहा है। ये बात 2025 की लास्ट की है और अब 2026 में सुनवाई इसकी शुरू हो गई है। और अभी पिछली 27 से 28 फरवरी को इसमें एक जो प्रत्यक्षदर्शी था इन सब में से, उसकी बड़ी अहम गवाही हुई है। अब देखना यह है कि 5 साल बाद के एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सब के आधार पर किस तरह से ये मामला कोर्ट में चलता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं भी इस पर निगाह बनाए हूँ और जैसे ही इसमें कोई रिजल्ट आएगा, जैसे ही इसमें सुनवाई पूरी होगी, सज़ा या बरी 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, ये जैसे ही कुछ होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। आज की घटना देखिए, आज की घटना से ये साबित हुआ कि अपराधी कितना भी चालाक हो, अपराध कितनी भी चालाकी से किया गया हो, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाता है कि कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अब आप देखिए कि घटना के 4 चश्मदीद गवाह थे। श्रीवास था, मधुर साहू था और ये थी डिम्पल थी और वो कविता, वो लड़की थी जो उसके घर में काम करती थी। लेकिन 5 साल तक पुलिस कुछ भी नहीं पता कर पाई, बस गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करके उसे फाइलों में दफन कर दिया। एक चश्मदीद डिम्पल ने एक सिपाही को कुछ बताया तो, लेकिन सिपाही ने फौरन मधुर से पैसे लेके उसे ये बात बता दी कि सलमा के मर्डर के बारे में डिम्पल कुछ बता रही थी कि तुमने सलमा के साथ क्या क्या किया है। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने ये अपराध किया और इतनी चालाकी से किया कि 4 लेन हाईवे के नीचे ये लाश दबा दी। कलांतर में उस समय वो बन रही थी, निर्माण की प्रक्रिया उसकी शुरू हुई थी। कलांतर में वो सड़क बन गई, उसका ब्लैक टॉप बिटवीन यानी डामर की जो परत थी वो पड़ गई, तारकोल की सड़क बन ही गई, भारी यातायात भी चलने लगा। मधुर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4 लेन पक्की और काली सड़क के नीचे दफनाई गई सलमा में कुछ भी बचा होगा। वो निश्चिंत हो गया, निर्द्वंद होकर अपने काम में लग गया। पर 2024 में कोरबा में एक नए कप्तान साहब आए, रॉबिन्सन गुड़िया। तैनाती होने के साथ ही उन्होंने पुराने अनसुलझे अनवर्कड आउट केसेस की लिस्ट तैयार की और इन सब की जिनकी फाइलें बंद थी उनको रीओपन कराने का, यानी पुनः इसको खुलवाने का आदेश किया। और ऐसे हर केस के लिए अलग अलग टीमें बनवाईं। शुरुआत इसी से हुई कि जब गुमशुदगी लिखी गई थी तब गुमशुदा की मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला जाए। 6 साल पहले की सीडीआर मिलना असंभव था, उस समय तत्काल मिलना असंभव था। तब उस समय थाने ने जो सीडीआर मंगवाई थी उसका डाटा मोबाइल कंपनी के ईमेल में मिल गया, जो तत्समय उसने पुलिस के रिक्वेस्ट पर भेजी होगी। गुमशुदा की तलाश का पहला स्टेप यही होता है, उसका मोबाइल देखो वो किससे बात कर रही थी और लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ गई थी। उसके एनालिसिस में तो बहुत चीज़ें साफ हो गई थी। फिर 6 साल पुराने सीडीआर प्राप्त करने के लिए
एड़ी चोटी का जोर एसपी कोरबा ने लगा दिया और प्राप्त भी कर लिया। और जैसे ही बाकी 4 लोगों के मोबाइल डिटेल मिल गए, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। मधुर फरार हो गया। उसे लगने लगा कि पुलिस अब उसके पास तक पहुंच गई। घेर कर उसकी गिरफ्तारी की गई। फिर मधुर ने वो जगह बताई जहां सड़क के नीचे सलमा का शव गाड़ा गया था। एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिनमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार होता है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम होता है, सैटेलाइट इमेजनरी होती है, इन सब का प्रयोग करके उस कंकाल को जमीन के 8 फीट नीचे लोकेट कर लिया। लाश बाहर निकाली गई। कपड़े ही बचे थे उसमें, लेकिन कपड़े सब इंटैक्ट थे। वही कपड़े जो गुमशुदगी के वक्त उसे पहने हुए उनके घर वालों ने बताया था। जस के तस थे कपड़े, और लेकिन शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। और फिर डीएनए जांच से ये साबित हुआ कि वो सलमा सुल्तान की ही लाश थी। ऐसे मेहनती, कार्यकुशल और इंटेलिजेंट एसपी रॉबिन्सन गुड़िया को मैं सलाम करता हूँ। उसकी मेहनत पर, उसकी इंटेलिजेंस पर, उसकी इस निष्ठा पर कि ये कोई केस क्यों अनसॉल्व रह गया है। और किस्सा गोई परिवार की तरफ से भी उनके आगे के पुलिस के सफ़र में ऐसी अनेक सफलताएं उनको मिलें, ऐसी किस्सा गोई परिवार की तरफ से मैं कामना करता हूँ। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।